सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से इसकी रचना प्रक्रिया होती है। आइए पहले देखते हैं कविता। यहाँ आचार्य विश्वनाथ जी क्या बोलते हैं? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, है ना। अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। ठीक है, मतलब रसपूर्वक जो वाक्य है वही काव्य है ना। रस मतलब आनंद पूर्वक, मतलब जिसमें आनंद आए। पंडित राज जगन्नाथ का देखते हैं, वो क्या बोलते हैं? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, है ना। अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं, है ना। रमणीय यहाँ मन लग जाना, है ना, रम जाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बोलते हैं, उसको भी देखते हैं। वह शक्ति जो हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उस प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन करे, उसे काव्य कहते हैं, है ना। सरल शब्दों में अगर कहें तो क्या होगा इसका? भाव रस से सनी, सनी मतलब डूबा हुआ बोल सकते हो, लथपथ, है ना। भाव रस से सनी उस सहजाकर्षक सहज धन आकर्षक, मतलब साधारण भाव से ही हम उसके प्रति आकर्षित हो जाएं, हैं। भाव रस से सनी उस सहजाकर्षक हृदयानुभूति, है ना। हृदय की जो अनुभूति है, उसका जो अनुभव है ना, उसकी अभिव्यक्ति को कविता कहते हैं, जो यथार्थता के अति सन्निकट है। ठीक है, मतलब बहुत ही पास, है ना। अनुपम कल्पना की चाशनी से, अनुपम मतलब अनोखा बोल सकते हो। कल्पना से उसकी चाशनी से तरबतर मतलब पूर्ण रूप से भीगा हुआ या डूबा हुआ बोल सकते हो, है ना। चाशनी से तरबतर शब्द अर्थ के कलेवर से लसित हों। वस्तुतः कविता भाव एवं कला का स्वाभाविक समन्वय है। अतः कविता रचना में अधोलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए का विशिष्ट समावेश व समन्वय नितांत आवश्यक है। तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति का ध्यान होना चाहिए उसमें, है ना। मतलब वो चीज़ होनी चाहिए। भाव और कल्पना में सम्यक समन्वय। ठीक है, भाव जो है कविता का जो भाव है ना, और उसमें जो कल्पना है उसके अनुरूप होना चाहिए। आगे देखते हैं। भाव विशेष सापेक्ष रसादि का प्रयोग। भाव विशेष सापेक्ष मतलब भाव और जो विषय हम लिए हैं, है ना, जिस विषय में कविता लिख रहे हैं, तो उसी के अनुसार क्या होना चाहिए? रस होना चाहिए, रसादि का प्रयोग। ठीक है, रस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दो युगल जोड़ी का अगर हम वर्णन कर रहे हैं, है ना, तो उस वहाँ पर हमको श्रृंगार रसपूर्ण या श्रृंगार रस का प्रयोग करेंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। सम्यक काव्यानंद का ध्यान। ठीक है, सम्यक मतलब उचित, ठीक, है ना। काव्यानंद का ध्यान। फिर अगला भावानुकूल शब्द शैली।
ठीक है, भावानुकूल, जैसे जो जिस विषय में जिस भाव को हम व्यक्त करना चाहते हैं, है ना, उसी के अनुकूल भाषा शैली होनी चाहिए। फिर काव्यपेक्षित अलंकार आदि की प्रविष्टि, और काव्य के ही अनुसार हमको अलंकार का प्रयोग भी करना चाहिए, है ना। प्रविष्ट मतलब उसमें समाहित करना, उसमें प्रयोग करना, है ना। कविता में समाहित संदेश या कविता का मूल उद्देश्य, ठीक है, ये इतने चीज़ें उसमें होनी चाहिए। कविता हम लिखेंगे उसमें, है ना, कोई ना कोई संदेश, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सभी में, दुनिया की कोई भी साहित्य है उसमें ये फिट होगा मतलब उसमें होगा ही होगा। जैसे उद्देश्य, ये कहानी, कविता, नाटक, है ना, ये सभी चीज़ों में वो कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही। उद्देश्य नहीं है मतलब उसके बिना कोई भी साहित्य का सृजन करना ही मतलब हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखेंगे कहानी। आइए आगे कहानी देखते हैं। कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा हो कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। ठीक है, यह कथन किसका है? एलेन पो। दूसरा चंद्रगुप्त विद्यालंकार का देखते हैं, वो क्या, उनका क्या कहना है। घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है। ठीक है, मतलब किसी की घटना की एक अंश का चित्रण, है ना। साहित्य के सभी अंगों के समान उसका आवश्यक गुण है। यह जो है आवश्यक गुण है। हडसन को देखते हैं क्या बोलते हैं वो। कहानी में चरित्र व्यक्त होता है। कहानी में चरित्र, कैरेक्टर व्यक्त होता है। अब मुंशी प्रेमचंद जी क्या बोलते हैं वो देखिए। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उनके चरित्र का एक अंग दिखाना है। अतः हम बोल सकते हैं वस्तुतः कहानी गद्य की एक कथात्मक विधा है ना। कथात्मक विधा है जिसमें, यहाँ विद्या हो गया है ना, वो विधा है, कथात्मक विधा है जिसमें किसी एक घटना अथवा जीवन के मार्मिक अंश का वर्णन पूर्ण अनुभूति के साथ होता है। चाहे कहानी घटना चरिम भाव अथवा वातावरण प्रधान में से कोई भी हो। कहानी रचना में निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, अब इसके जो तत्व है वो हम देखते हैं। ध्यान देने आवश्यक है किन रूपों में। अब ये जो है वो कहानी के तत्व है। ठीक है, और हम ये जो कहानी और नाटक, ये दोनों में ही ये होंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो पहला देखते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु कहानी का आधार है जिसमें यथासंभव आरंभ, चरण और एवं समापन स्थिति की संपूर्ण उपस्थिति आवश्यक है ना। कथा वस्तु क्या चीज़ है? हम जैसे कहानी जो पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें जितना भी जो चीज़ें हैं, विषय वस्तु है ना, वही कथा वस्तु है। दूसरा देखते हैं चरित्र चित्रण। पात्रों के व्यक्तित्व की सहज विकास और विश्वसनीयता ही चरित्र चित्रण है। पात्रों के व्यक्तित्व का सहज विकास, है ना, और विश्वसनीयता ही चरित्र चित्रण है। इस तथ्य की प्रभावी उपस्थिति कहानी में अति आवश्यक है।
अगला देखते हैं संवाद योजना। संवाद योजना कहानी को रोचक व सजीव बनाती है। संवाद मतलब जैसे हम नाटक में देखते हैं ना, पहले किसी का नाम लिखा रहेगा, फिर वो क्या बोलती है वो देखते हैं, है ना। जैसे रीढ़ की हड्डी कक्षा 9th में पढ़े थे, क्लास 10th में पढ़े थे, पुरस्कार, है ना। तो ये जो है नाटक है, इसमें कोई एक कैरेक्टर का नाम लिखा रहता है, फिर वो क्या बोल रहा है वो लिखा जाता है। तो उसी प्रकार की मतलब बातचीत होती है, उसी को बोलते हैं संवाद योजना, है ना। तो संवाद योजना कहानी को रोचक व सजीव बनाती है। संवाद की भाषा चुस्त एवं अभिव्यंजन पूर्ण होनी चाहिए। घटनाक्रम व चरित्र विकास में भी संवाद योजना विशेष महत्व रखता है। वातावरण, देश काल के अनुसार कहानी का वातावरण स्वाभाविक हो, इसका सर्वथा ध्यान कहानी की सजीवता को नियत करता है। वातावरण मतलब भाई हम जिस काल का हम कहानी या विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हमको सभी चीज़ों का, शब्दों का चयन करना पड़ेगा। जैसे हम जो पुरस्कार कहानी अगर हम पढ़ेंगे, है ना, तो या रीढ़ की हड्डी एकांकी जो है ना, तो उसमें हम जिस समय की बात है ना, वही चीज़ उसमें समावेश करेंगे। अब ये नहीं कि हम किसी राजा महाराजा जमाने की बात कर रहे हैं, या फिर आज से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, या 50 साल पहले की बात करेंगे, और उसमें हम मोबाइल का जिक्र करेंगे, है ना, कि मोबाइल से उसने फ़ोन किया, बात की, ऐसा करके। तो ये सही नहीं रहेगा, है ना, कि भाई उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, समय नहीं था, है ना। तो भाई इस चीज़ को फिर वो अटपटा लगेगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, है ना। जिस काल में जैसा वातावरण था, जैसा जो वेशभूषा आदि वगैरह है ना, उसी का ही अनुरूप लिखा जाना चाहिए। अगला देखते हैं भाषा शैली। कथा वस्तु अनुरूप पात्र तथा पात्र चरित्र चित्रण हेतु भाषा शब्द शैली का होना कहानी की सजीवता के लिए अति आवश्यक है। यथा पात्र तथा भाषा शैली कहानी में प्रभाविकता को बढ़ाती है ना। जिस प्रकार के भाषा शैली पात्र है, उसी प्रकार के उसकी भाषा शैली होगी, वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, है ना। आगे देखते हैं कहानी की शैली कथा वस्तु अनुरूप, वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक इत्यादि में से आवश्यकता अनुसार हो सकती है। कहीं कहीं पर वर्णन के रूप में हो सकता है, कहीं पर संवाद के रूप में, कहीं पर आत्मकथा के रूप में हो सकती है। फिर अगला देखते हैं उद्देश्य, है ना। उद्देश्य में कोई भी रचना उद्देश्य या संदेश विहीन की स्थिति में निष्प्रभावी व औचित्य से परे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। तो यहाँ पर भी कोई भी हम कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता कुछ भी लिखेंगे, है ना, उसका उद्देश्य होना अनिवार्य है। कोई भी रचना उद्देश्य या संदेश विहीनता की स्थिति में निष्प्रभावी व औचित्य से परे जाती है। अतः इस बात का ध्यान कहानी में भी रखे जाने चाहिए, है ना। उपर्युक्त का कहानी रचना प्रक्रिया में समावेश आवश्यक है। मतलब ये उद्देश्य जो है वो होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं नाटक।
चलिए नाटक में, नाटक रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय योग्य दृश्य श्रव्य काव्य का एक भेद एवं गद्य की प्रमुख विधाओं में से एक है। ठीक है, ये जो नाटक जो है रंगमंच पर इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना, अभिनय कर सकते हैं। और ये जो नाटक है यह दृश्य और श्रव्य काव्य है। दृश्य मतलब उसको हम देख सकते हैं, उस मंचन करेंगे तो उसको हम देख भी सकते हैं, और जो बातें होंगी, संवाद होगी, उसको हम सुन भी सकते हैं, इसलिए यह दृश्य श्रव्य काव्य है। इसकी रचना प्रक्रिया निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों या तत्वों पर विशेष रूप से आधारित होती है, अतः इनका ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है। ठीक है, अब जो कहानी में देखें वही चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कथा वस्तु है ना, ये नाटक के तत्व है। तो कहानी में जो जो चीज़ें हैं वही चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कथा वस्तु में, नाटक की कथा वस्तु में बृहद विस्तार सहपूर्णता होती है ना। यहाँ पर अब वही चीज़ है, लेकिन अंतर क्या है कि कथा वस्तु जो है कहानी में छोटा था, नाटक में बड़ा है, विस्तृत है ना। नाटक की कथा वस्तु बृहद मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, विस्तार सहपूर्णता होती है। नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित होना अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी नाटक रहेगा हम उसमें देखेंगे, या तो इतिहास से संबंधित होगा, या किसी पौराणिक चीज़ों मतलब से संबंधित रहेगा, या धार्मिक, या फिर सामाजिक, है ना। रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है ना, एकांकी और नाटक लगभग एक ही जैसे रहता है, वो उसका छोटा रूप एकांकी है ना। तो रीढ़ की हड्डी में देखेंगे तो सामाजिक के कैटेगरी में आएगा, है ना, उस भाग में आएगा, है ना, वर्ग में आएगा वो। चलिए दूसरा देखते हैं, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण नाटक के प्रभाविकता को नियत करती है, साथ ही उद्देश्य को भी प्रभावी ढंग से प्रकाशित करने में अहम भूमिका अदा करती है। ठीक है, मतलब नाटक की जो प्रभाविकता है वो चरित्र चित्रण, मतलब जितने अच्छे ढंग से वो अभिनय करेगा, है ना, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा से समझ में आएगा वो नाटक। आगे देखते हैं, संवाद योजना। संवाद योजना, नाटक में संवाद योजना का विशेष महत्व है। इसी से कथावस्तु अनुकूल विविध पात्रों के अभिव्यक्त निर्धारण और या फिर चरित्र चित्रण में नाटककार की सफलता सन्निहित होती है। साथ ही संदेश का मूलाधार भी बहुत कुछ संवाद योजना में ही समाहित होता है। ठीक है, संवाद योजना एक दूसरे से जो बातें करते हैं, है ना, वो चीज़ें। देश काल एवं वातावरण, अगला देखते हैं। तो नाटक में देश काल का प्रभावी चित्रण आवश्यक है। इसके अभाव में नाटक रचना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। साहित्य का आनंद भी अपूर्ण व प्रभावित होता है। अगला देखते हैं, भाषा शैली। भाषा शैली, नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः नाटक की भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी आवश्यक है। इससे नाटक में प्रभाविकता बढ़ती है। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से नाट्य रसानुभूति बाधित एवं प्रभावित होती है। क्लिष्ट मतलब कठिन, क्लिष्ट मतलब क्या, कठिन शब्दों के प्रयोग से नाट्य जो है, वो नाटक जो है उसकी जो रसानुभूति है, मतलब उसका जो आनंद है वो क्या हो जाता है, बाधित एवं
प्रभावित होती है। मतलब सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। उद्देश्य देखते हैं आगे। नाटक रचने में संदेश का होना आवश्यक है। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य मतलब जिसमें उद्देश्य ना हो। ठीक है, तो निरुद्देश्य रचना समाज के लिए दर्पण नहीं बन सकती। नाटक का उद्देश्य प्रथमतः सामाजिक हृदय में यथार्थ रक्त का संचार करना है। यथार्थ मतलब सामाजिक हृदय में यथार्थ का मतलब वास्तविकता का जो रक्त का संचार करना है ना। समाज को जागृत करना है। नाटक के अन्य तत्व उद्देश्य के प्रभाव के साधन मात्र है। ठीक है, नाटक के जो अन्य जो तत्व है जितने भी हम पढ़े हैं ऊपर है ना, वो इसी उद्देश्य के साधन मात्र है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य ये मतलब नाटक का जो मुख्य जो चीज़ है वो उद्देश्य है। नाटक में अभिनेता पात्र का विशेष महत्व होता है। नाटक में अभिनेता पात्र का जो विशेष महत्व होता है, नाटक के समग्र तत्वों को सजीवता का दारोमदार इसी पर होता है। उपरोक्त तथ्यों को नाट्य रचना में समाहित करने में महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मतलब नाट्य रचना में समाहित करने में संपूर्ण ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। चलिए, इस प्रकार से हमारा नाटक कहानी, कविता कहानी और नाटक जो है वो समाप्त हो गया।